नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक मराठा राज्य संघ पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने नाना फडणवीस और मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य जो संधियाँ हुई उनके बारे में पढ़ा। इस व्याख्यान में हम महादजी सिंधिया से शुरुआत करेंगे। महादजी सिंधिया का जन्म जो है वो 1773 ईस्वी में हुआ। उनके पिता राणोजी पटेल पेशवा के उपन्यासवाहक थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उन्नति करके उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में भी वे नाना फडणवीस के समान जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन युद्ध में उनका एक पैर खराब हो गया था और युद्ध से लौटने पर उन्होंने अपनी जागीर संभाल ली। माधवराव प्रथम ने उन्हें ग्वालियर का प्रथम स्वतंत्र शासक नियुक्त किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी महादजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1781 में उन्होंने अंग्रेज़ों से हार कर उनसे संधि कर ली और मध्यस्थता करके पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में जो है सालबाई की संधि करवा दी गई और इससे फडणवीस में उनसे मतभेद हो गए थे और लगभग 10 वर्ष तक महादजी उत्तरी भारत में ही रहे। मुगल सम्राट पर नियंत्रण। महादजी सिंधिया पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले मराठों का दिल्ली की राजनीति में राजनीतिक नियंत्रण था, लेकिन पानीपत की हार के बाद जो है मुगल सम्राट उनसे मुक्त हो गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय दिल्ली में मराठों का नियंत्रण नाममात्र का रह गया था। महादजी ने दिल्ली आकर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया। राजपूताना में सैनिक गतिविधियाँ। इसमें पानीपत के युद्ध में भरतपुर का जाट राजा सूरजमल तटस्थ था और प्रताप सिंह की मदद के लिए जोधपुर नरेश 10,000 सेना लेकर आए और 1787 में दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने लालसोट के मैदान में महादजी को हरा दिया था। रोहिल्लाओं से बदला इन्होंने लिया। होलकर से संघर्ष किया, जिसमें बूंदी और जयपुर के उत्तराधिकारी विवाद को लेकर महादजी और होलकर के बीच में वैमनस्य पैदा हो गया था। नाना फडणवीस ने दोनों को भड़काया था और 1792 ईस्वी में दोनों ने खेरबरी के समीप जो है युद्ध हुआ और जिसमें सिंधिया की विजय हुई। 1794 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया का मूल्यांकन। इसमें हम देखते हैं कि महादजी सिंधिया एक कुशल सेनानायक थे। आंग्ल मराठा युद्ध और उसने अंग्रेज़ों की सेना के अनुशासन को देखकर अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने का निर्णय भी इन्होंने किया था और इसके लिए इन्होंने फ्रांसीसी सेनानायक डी बायन को नियुक्त किया। कुशल योद्धा थे। उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य की पुनर्स्थापना इन्होंने की थी। अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। नाना फडणवीस व होलकर के मध्य संघर्ष। नाना फडणवीस और होलकर के मध्य मतभेदों के कारण जो है मराठा शक्ति निर्बल हो गई थी। लेकिन जब तक वे जीवित रहे अंग्रेज़ों का मराठों पर प्रहार करने का साहस नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। 1782 में हुई सालबाई की संधि 1803 से 1805 अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित कर दी गई थी इसमें, लेकिन दोनों पक्ष जानते थे कि भारत की प्रभुसत्ता के लिए उनमें जो है वो संघर्ष अवश्य ही होगा। 1799 ईस्वी में वेलेस्ली के भारत आगमन के पश्चात जो है इनमें तनाव बढ़ने लगा और 1803 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य जो है वो युद्ध आरंभ हो गया। अब है आंग्ल मराठा युद्ध के
कारण। दोनों के मध्य युद्ध के क्या कारण रहे, तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं वेलेज़ली की साम्राज्यवादी नीति। क्योंकि आप सभी को पता है कि अंग्रेज आने के बाद साम्राज्य विस्तार में लग गए थे, उनकी व्यापारिक स्थिति मजबूत होने के बाद, तो वेलेज़ली ने भारत आने के बाद ये अनुभव किया कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका अस्तित्व खतरे में है और टीपू की शक्ति को कुचलना चाहते थे और मराठों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सायक संधि की नीति का विस्तार करके भारत के जो समस्त देशी राज्य थे उनको इंग्लैंड के अधीन करना वो चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए। मराठों में पारस्परिक कलह। इतिहासकार कुलकर्णी के अनुसार पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु होते ही मराठा संघ में फूट व आंतरिक कलह आरंभ हो गया था। वैसे तो इसके पहले ही नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया में मतभेद बढ़ गए थे और 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। पेशवा की अयोग्यता और उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र। बाजीराव द्वितीय एक अयोग्य व षड्यंत्रकारी शासक था। नाना फडणवीस के चुंगल से मुक्त होकर उसने दौलत राव सिंधिया से संबंध स्थापित कर लिए थे। इसके बाद उनमें हुई है बसीन की संधि, जो 31 अक्टूबर 1802 में हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। पेशवा सूरत पर से अपना अधिकार त्याग देंगे इस संधि के अनुसार, और पेशवा के जो निज़ाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े थे उन झगड़ों के पंच निपटारे का कार्य जो है वो कंपनी को सौंप दिया जाएगा। संधि के अनुसार भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं किया जाएगा। और इस संधि के अनुसार पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन को नियुक्ति नहीं देगा और न ही अपने राज्य में उनको रहने की अनुमति देगा। तो इस तरह बसीन की संधि जो है वो की गई। आर्थर वेलेज़ली ने इसे शून्य बताया। उनके अनुसार इस संधि से अंग्रेजों को विशेष लाभ नहीं हुआ। पीसी गुप्ता के अनुसार बाजीराव द्वितीय नामक शोध ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यद्यपि पेशवा को होल्कर व सिंधिया से मुक्ति मिल गई थी, परंतु अपनी विदेश नीति और सेना पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया था। डाडवेल ने लिखा है कि उसने कंपनी को दक्षिण का आधिपत्य और दक्षिण पश्चिम में पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। इस संधि ने प्रसिद्ध इतिहासकार सरदेसाई के मत में इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। अब है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है बसीन की संधि करने से पहले ही वेलेज़ली ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी थी। उस समय तक निज़ाम व गायकवाड़ अंग्रेजों के प्रभाव में थे। मैसूर का पतन हो चुका था। अनेकों देशी राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। वेलेज़ली जानता था कि इस संधि को अन्य मराठा सरदार स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में भोंसले और सिंधिया ने इस संधि पर अपनी भारी नाराज़गी व्यक्त की थी। अब है मराठा सरदारों से युद्ध और संधियाँ। कई सारे युद्धों के बाद भी जो है कई और संधियाँ बार बार होती रहीं, जिसमें प्रमुख है देवगढ़ की संधि। ये संधि भोंसले के साथ की गई और इस संधि की शर्तों में प्रमुख है कि भोंसले ने कटक और वर्धा के पश्चिम के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। भोंसले ने बसीन की संधि को मान लिया। उसने अपनी राजधानी नागपुर में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया। उसने वचन दिया कि वह अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन को नौकरी नहीं रखेगा। सूजी अर्जन की संधि। यह संधि सिंधिया के साथ की गई और इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। बसीन की संधि को मान्यता दी गई। संधियों में गंगा यमुना के बीच का सारा प्रदेश जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया और भड़ोच और अहमदनगर गोदावरी
नदी के बीच जो है अंग्रेज़ों को दे दिए गए। अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट और सेना रखना स्वीकार किया गया और उसके बदले में कंपनी ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। उसने अपने यहाँ अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन को नौकरी न देने का भी वचन दिया। मुनरो ने भी इस संबंध में कहा कि जब तक हम पूर्ण रूप से भारत के स्वामी बन गए हैं, यदि हम उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं या करने के लिए उचित व्यवस्था है, तो हमारी शक्ति का किसी भी प्रकार अंत नहीं हो सकता। इस समय वेलेज़ली ने अपनी विजयों के उन्माद की घोषणा की, युद्ध के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और सदैव शांति बनी रही। इस प्रकार वेलेज़ली जो है शीघ्र ही शांति स्थापित करने में सफल रहा। अब है संधियों के परिणाम। सिंधिया और भोंसले ने लगातार हार से स्पष्ट कर दिया कि निकट भविष्य में मराठा शक्ति का अंत होने वाला है। मराठों के यहाँ फ्रांसीसियों का प्रभाव नष्ट हो गया। अंग्रेज़ों के साम्राज्य का विस्तार हुआ। कटक मिल जाने से बंगाल और मद्रास में सीधा संपर्क स्थापित हो गया। उत्तर और दक्षिण में भी उन्हें कई प्रदेश मिल गए। इन दोनों मराठा सरदारों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। निज़ाम गायकवाड़ राजपूताना के राज्य सिंधिया और भोंसले के प्रभाव से मुक्त हो गए। मुगल सम्राट पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेज भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो बन गए। इस प्रकार जो है इस संधि का परिणाम रहा। अब हम देखते हैं संधियों की समीक्षा। जो इतनी सारी संधियाँ हुई इनमें क्या निष्कर्ष निकला। तो इन संधियों से वेलेज़ली द्वारा किए गए कार्य पर काफ़ी हद तक पानी फेर दिया गया। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनसे कुछ समय के लिए शांति स्थापित रही, जिसके कारण कंपनी को अपने आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में सुधार का अवसर मिल गया। यदि मराठा चाहते तो वो कंपनी की निरहस्तक्षेप नीति का लाभ उठा सकते थे, लेकिन वे अपने ही झगड़ों में उलझे रहे। पेशवा बाजीराव विलासिता के समय गंवाता रहा। उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा नहीं की। तो इस प्रकार जो है संधियों का महत्वपूर्ण परिणाम निकला। धन्यवाद।